सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत अपघटन के बारे में। पिग आयरन किसे कहते हैं, धातुओं का संक्षारण कैसे होता है और विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले आप लोगों को पता ही है कि जो पूरा पेपर है अयस्क, खनिज, धातुओं, अधातुओं के विषय में है। तो धातुओं का सांद्रण आपने पढ़ा, फेन प्लवन विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। आप लोगों ने निस्तापन पढ़ लिया है, भर्जन पढ़ लिया है, प्रगलन पढ़ लिया है, धातुओं अधातुओं में अंतर पढ़ लिया है, कौन कौन सी धातुओं के कौन कौन से अयस्क होते हैं इनके बारे में आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ लिया है। तो ये लास्ट वीडियो है और इसमें आपको बहुत सारी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने को मिलेंगे। तो ये चैप्टर आपका आज फिनिश हो जाएगा, चैप्टर नंबर 6। इसके बाद केवल एक चैप्टर बचेगा, पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। और इसके बाद आपका ये पूरा साइंस सब्जेक्ट कंप्लीट होने जा रहा है। तो 2 से 3 वीडियो और आने वाली हैं, इससे आपका साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत अपघटन किसे कहते हैं सबसे पहले, तो विद्युत अपघटन क्या होता है इसके विषय में हम जानेंगे, पिग आयरन के विषय में जानेंगे और संक्षारण के विषय में भी जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, वे पदार्थ जो जलीय अवस्था या जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं तथा इनका विद्युत अपघटन भी हो जाता है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी कि जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इनका क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। तो प्रगलन से प्राप्त धातुओं की अशुद्धियों को दूर करने के लिए विद्युत अपघटन किया जाता है। प्रगलन के विषय में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है, किस तरीके से अयस्क में उचित गालक मिला करके वायु की उपस्थिति में कैसे हम उसे गर्म करते हैं और किस तरीके से हमें गलित धातु प्राप्त होती है। तो इसको आप लोग वात्या भट्ठी में अच्छे से आप लोगों ने समझा था पिछली वीडियो में। जिन प्रशिक्षुओं ने नहीं देखा, आप पिछली वीडियोस को देख लीजिए, नोट्स भी बनाइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रगलन से प्राप्त धातुओं की अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम विद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं, यानी कि प्रगलन से जो धातुएं निकलती हैं, अगर उसके बाद भी उस धातु में कुछ अशुद्धि रह गई है तो उसको हम विद्युत अपघटन की मदद से क्या कर सकते हैं, उसको हम और शुद्ध कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत आसान सा है ये। यहाँ पर आप देखिए, एक बर्तन इस तरीके से होता है, एक बड़ा सा, और ये बर्तन, और इसमें आप देखिए विद्युत अपघटन रखे होते हैं और यहाँ पर अशुद्ध क्षण होती है ये एनोड की और ये शुद्ध क्षण होती है कैथोड की। ठीक है, तो यहाँ पर कैथोड बना हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्लस और यहाँ एनोड माइनस। तो एनोड की क्षण जो होती है वो यहाँ पर माइनस का काम करती है, यानी कि अशुद्ध होती है, और जो शुद्ध क्षण होती है वो कैथोड होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये विद्युत अपघटन की प्रक्रिया पूरी होती है और इस तरीके से हमें इस प्रक्रिया में शुद्ध धातु प्राप्त होती है। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो विकल्पीय क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि पिग आयरन क्या होता है। तो कच्चे लोहे को ही हम क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। इस बात को आप याद कर लीजिए कि पिग आयरन किसे कहते हैं। तो कच्चे लोहे को या ढलवा लोहे को ही हम क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। तो देखिए, यह वह कच्चा ढलवा लोहा होता है जो वात्या भट्ठी में उत्पादित होता है। कच्चा लोहा घात वर्धनीय नहीं होता है और इसमें 4 से 5% से अधिक कार्बन और अन्य अशुद्धियां होती हैं। ये अशुद्धियां कच्चे लोहे का गलनांक कम कर देती हैं और इसे भंगुर बना देती हैं। कच्चे लोहे का उपयोग पाइप, स्टोरेज टंकी, नहाने के टब तथा कूड़ेदान इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। यानी कि इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, पाइप बनाने में, स्टोरेज टंकी बनाने में, नहाने के टब बनाने में, कूड़ेदान इत्यादि के निर्माण में हम करते हैं किसका प्रयोग, पिग आयरन का प्रयोग, कच्चे लोहे का प्रयोग। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देखा पिग आयरन के विषय में। तो एग्जाम में अगर पूछेगा पिग आयरन क्या होता है, तो कच्चे लोहे को ही हम क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसमें आप देखिए, विभिन्न प्रकार के धातुओं को उनके मानक अपचयन विभवों के बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। दूसरे शब्दों में, रासायनिक सक्रियता को ऊपर से नीचे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसके विषय में हम पूरा विस्तार में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल है इन्हीं सब के विषय में है ही। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर हम संक्षारण के विषय में पढ़ेंगे और संक्षारण आप सभी लोगों ने अपनी आंख से देखा है और आप सभी लोगों को पता भी है इसके बारे में।
सिंपली दोस्तों, आप लोग देखते हैं अगर लोहे का कोई भी सामान बाहर पड़ा हुआ है और उसको बहुत दिनों तक हटाया नहीं गया है वहां से, जैसे कि लोहे की छड़ है, जब आप बाजार से लेकर के आते हो बिल्कुल नई होती है, उसमें कोई जंग नहीं लगा होता है। लेकिन अगर आपने उसको बाहर रख दिया है खुले में, तो आप देखोगे कि कुछ दिनों बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह वायु के संपर्क में आ रहा है। सर्दी, गर्मी, बरसात वो सब झेल रहा है। इसके अलावा वह वायु के संपर्क में आ रहा है। वायु, और वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। और जंग लगने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार ऑक्सीजन गैस ही होती है, क्योंकि यह धातु के साथ मिलकर के उसका ऑक्साइड बना लेती है, ऑक्सीजन गैस। तो इस तरीके से आप देखते हो जंग लग जाता है। तो हम किस तरीके से धातुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं, आप सभी लोगों को पता है। हम उस पर क्या कर देते हैं? पेंट चढ़ा देते हैं, यानी कि उसको पेंट कर देते हैं, जिससे वह जंग लगने से बच जाता है। इसके अलावा और कौन-कौन सी विधियां हैं जिसकी मदद से हम धातुओं पर या पदार्थों को हम जंग लगने से बचा सकते हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो संक्षारण का मतलब ही होता है जिसमें धातुएं वायु में ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत होकर अपनी सतह पर एक परत बना लेती हैं। तो आप देखते हो जब जंग लगी होती है तो जंग क्या होती है? एक परत के रूप में जमी होती है उस क्षण पर या उस पदार्थ पर जो भी बाहर पड़ा हुआ है काफी दिनों तक। तो इसी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने अपने दैनिक जीवन में देखा हुआ है इन सभी चीजों को, तो बहुत ही आसानी से ये आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए, संक्षारण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातुएं वायु में ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत होकर अपनी सतह पर एक परत बना देती हैं, जिससे वह धातु धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। अन्य शब्दों में धातुओं का उनकी सतह पर वायु, आर्द्रता, नमी के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। आपको पता है कि सर्दी, गर्मी, बरसात में क्या होती है? नमी होती है। तो अलग अलग प्रकार का टेम्परेचर व क्षण या जो भी चीजें वहां पर पड़ी हुई है वो झेलती है, तो उससे क्या होता है कि नमी, आर्द्रता के संपर्क में आने से क्या होता है, उनके ऊपर एक परत जम जाती है, या हम कह सकते हैं कि जंग लग जाती है। तो देखिए, लोहे का संक्षारण क्या है? जंग लगना। लोहे पर अगर जंग लग गई है तो उसे ही हम क्या कहेंगे? लोहे का संक्षारण कहेंगे। लोहे का उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर देखते हैं। संक्षारण से बचाव की विभिन्न विधियां। संक्षारण के कारण धातुओं और मशीनों को बहुत हानि पहुंचती है। संक्षारण के कारण मशीनों के पुर्जे अनुपयोगी हो जाते हैं, जिससे मशीन की दक्षता या आयु कम हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि जो मशीनें होती हैं, खासकर लोहे की मशीनें होती हैं, उसमें ग्रीस, आप देखते हो ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हम कोशिश करते हैं कि उस मशीन में जंग ना लगे, क्योंकि अगर जंग लग जाएगी तो वह मशीन किसी काम की नहीं होगी। और इसीलिए हम क्या करते हैं? अपनी गाड़ी, अपनी बाइक को क्या करते हैं? हमेशा रिपेयर करवाते रहते हैं। हमेशा उसमें जो चीजें आवश्यक होती हैं उनको हम डलवाते रहते हैं, क्योंकि वो भी तो लोहे के ही पार्ट तो उसमें लगे हुए हैं। तो इस तरीके से जो भी मशीनें होती हैं, जो भी इंजन होते हैं, उनमें जंग की प्रक्रिया बहुत आसानी से लगने लगती है, तो उसकी सुरक्षा हमें ही करनी होती है। तो हम क्या करते हैं? बराबर हम क्या करते हैं? अपनी गाड़ी की, अपनी बाइक की सर्विसिंग कराते रहते हैं, जिससे संक्षारण की प्रक्रिया उस पर ना होने पाए। तो और कौन-कौन से तरीके हैं जिससे हम संक्षारण को रोक सकते हैं? तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे मिश्र धातु के प्रयोग द्वारा। तो देखिए, बाय यूजिंग एलॉय, किसी धातु को उसकी मिश्र धातु बनाकर प्रयोग करने पर इसके संक्षारण की संभावना उतनी ही कम कर सकते हैं। जैसे कि आयरन के लिए क्रोमियम सबसे उपयुक्त धातु है। जो भी हमारे घरों में स्टील के बर्तन आप देखते हो, उसमें लोहे में क्रोमियम मिला करके ही स्टील बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील जिसे हम कहते हैं। तो हम क्या करते हैं? आयरन में, देखिए, आयरन में 13% से लेकर के 15% तक हम क्रोमियम मिला देते हैं और यह एक मिश्र धातु बनती है। और यही क्या होती है? स्टेनलेस स्टील, जिनके बर्तनों में हम क्या करते हैं? आमतौर पर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और खाना भी बनाते हैं। तो इस तरीके से यह क्या है? जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन हम देखते हैं वो क्या है? मिश्र धातु है। और उसमें कौन कौन सी धातु मिली होती है? लोहा और क्रोमियम। क्रोमियम की मात्रा कितनी होती है? 13 से लेकर के 15% तक। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद देखिए, लेपन विधि द्वारा। तो देखिए, लेपन विधि से वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों की लेपन विधि में धातुओं के ऊपर पेंट या वार्निश आदि को लगाकर उस धातु का संक्षारण से हम बचाव
करते हैं। आप देखते हैं जो लोहे के दरवाजे होते हैं उस पर पेंट किया जाता है। इसके अलावा लोहे के जो गेट लगे होते हैं उन पर हम क्या करते हैं, उन पर भी हम उनको भी पेंट कर देते हैं, क्योंकि अगर हम पेंट नहीं करेंगे या अगर हम लेप नहीं चढ़ाएंगे, अगर हम कोटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, उन पर आसानी से जंग लग जाएगा और धीरे धीरे क्या होगी, वह धातु खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हम पेंटिंग के द्वारा या वार्निश करके हम क्या करते हैं, उन धातुओं को संक्षारण होने से बचा लेते हैं। यानी कि संक्षारण का मतलब होता है क्षरण। क्षरण मतलब क्या होता है कि नुकसान होना। तो नुकसान होने से हम क्या करते हैं, बचा लेते हैं। कैसे, मिश्र धातु का प्रयोग करके, इसके अलावा पेंटिंग करके, वार्निश करके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब देखिए मिश्र धातु क्या होती हैं, एग्जाम में कभी कोई पूछ लेता। देखिए, धातु अथवा अधातु के साथ मिलने पर जो वस्तुएं बनती हैं, जो धातुएं बनती हैं, वे धातुएं मिश्र धातु कहलाती हैं। यानी कि धातु अथवा अधातु के साथ मिलने पर जो धातुएं नई धातु बनती है वही क्या होती है, मिश्र धातु कहलाती है। जैसे कि पीतल, पीतल में 60 से लेकर के 80% तक कॉपर होता है और 20 से लेकर के 40% तक जिंक होता है। तो पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर के बना है और इसका प्रयोग हम घरेलू बर्तन बनाने में, मशीन के कारतूस बनाने में करते हैं। और कांसा, कांसा में देखिए 88% कॉपर और 12% एसएन यानी कि टिन मिला होता है। तो सिक्के, बर्तन, घंटे तथा घंटियों, जहाज के नोदक, घंटियां आप देखते हो, घंटियां किससे बनी होती है, कांसे से यानी कि ब्रॉन्ज से। इसके अलावा सिक्के भी बहुत सारे बनते हैं कांसे के। तो इस तरीके से मिश्र धातु के बारे में भी आपने जान लिया। अब देखिए इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं जिसकी बात मैं कर रही थी आपसे, इन सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल से पढ़ेंगे और एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन अगर आएगा तो बहुत आसानी से आप उसको कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पिग आयरन कहलाता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। पिग आयरन क्या है, आप सभी लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। आप लोग इसका आंसर करिए। ऑप्शंस हैं कच्चा लोहा, ठोस लोहा, सोना या फिर एल्यूमिनियम। इसमें से पिग आयरन कहलाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, राइट आंसर कच्चा लोहा। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आप लोगों के। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ऐसी धातु जो सामान्य तापमान पर द्रवीय अवस्था में रहती है। इसका आंसर आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि कभी ना कभी सबको बुखार हुआ है तो डॉक्टर बुखार किससे मापते हैं, थर्मामीटर से। और थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है, कौन सी धातु होती है, पारा। तो ऑप्शंस में देखिए निकेल, सोना, पारा और गैलियम दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पारा। दोस्तों आप लोगों का ये पूरा छठवां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है इन क्वेश्चंस को कराने के बाद। तो आप लोगों को सातवां चैप्टर पढ़ना है, यानी कि पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। और इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर खत्म हो जा रहा है। तो आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाइए और ऐप से जरूर जुड़िए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐप पर आपको हर एक वीडियो भी मिलेगी हर एक विषय की। क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षुओं को यूट्यूब पर भी ढूंढने में दिक्कत होती है वीडियोस को, तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 4th सेमेस्टर की वीडियोस और सभी विषयों की वीडियोस मिलेंगी। और जो भी वीडियो आप देखोगे उसमें किसी प्रकार का प्रचार या ऐड नहीं आएगा, खाली वीडियो आपको मिलेगी। तो बहुत ही आसानी से आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि वहां पर सभी विषयों की पीडीएफ भी मिलेगी। और यहाँ पर जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ इससे दोगुने क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर के आपको ऐप पर मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो आप लोग प्लीज ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। अब इसके बाद आगे देखते हैं, धातु के प्रमुख गुण हैं कठोरता, धात्विक चमक, लचीलापन या इनमें से सभी। तो जिन भी प्रशिक्षुओं ने धातु के गुणों को अच्छे से पढ़ा है, धातु के बारे में अच्छे से पढ़ा है, उन्हें पता है कि धातु कठोर होते हैं जैसे कि लोहा। इसके अलावा धातुओं में चमक होती है, आप लोगों ने देखा है सोना चांदी। इसके अलावा लचीलापन, यानी कि लचीलापन होने की वजह से ही हम देखते हैं सोने और चांदी के हम विभिन्न प्रकार के आभूषण बना लेते हैं। और इसके बाद देखिए इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी शुद्ध धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करने की संपूर्ण विधि क्या कहलाती है। तो किसी शुद्ध धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करने की जो संपूर्ण पूरी विधि होती है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया भी है। ऑप्शन है धातु कर्म, सांद्रण, संक्षारण या इनमें से कोई नहीं। तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी शुद्ध धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करने की संपूर्ण विधि धातु कर्म कहलाती है। इसके अंतर्गत सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन ये सभी आते हैं।
और इसको भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मैग्नीशियम के अयस्क का नाम है। मैग्नीशियम का अयस्क इसमें से कौन सा है? मैग्नेसाइट, गैलेना, कॉपर ग्लास या बॉक्साइट? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मैग्नेसाइट, और ये बहुत ही आसान था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बॉक्साइट अयस्क है। किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? सोडियम का अयस्क है, लोहे का, एल्यूमिनियम का या कॉपर का? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जाम में पूछेगा कि एल्यूमिनियम का अयस्क है तो बॉक्साइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपारदर्शी एवं चमकदार पदार्थ को कहते हैं। आप लोगों ने देखा है लोहे का चादर अगर हम बना देंगे तो लोहे की चादर के क्या आर पार आप देख पाओगे? नहीं। सोने का, चांदी का, किसी का भी चादर अगर हमने बना दिया तो उसके आर पार हम नहीं देख पाएंगे। तो ये क्या होते हैं, जो भी धातुएं होती हैं वो अपारदर्शी होती हैं, उनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। और चमकदार तो होती है सोना चांदी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए अपारदर्शी और चमकदार पदार्थ को हम क्या कहेंगे? धातु, अधातु, उपधातु या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धातु। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से सांद्रण की विधि नहीं है। फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि? तो आप सभी लोगों को पता है कि सांद्रण की विधि में फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि ये सभी आते हैं। ऑप्शन सी जो है निस्तापन, यह सांद्रण की विधि नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, वह पदार्थ जिसे खानों या मूल स्रोतों से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस है अयस्क, खनिज, लौह पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वह पदार्थ जिसे हम खानों से प्राप्त करते हैं, मूल स्रोतों से, जमीन की खुदाई करके प्राप्त करते हैं, तो जैसे हम उन्हें प्राप्त करते हैं उस अवस्था को हम कहते हैं खनिज। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि फर्स्ट पेपर आप लोगों का पूरा आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास मैंने पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है। आप लोग नोट्स बना लीजिए, इसी तरीके से मैंने अपने हाथों से लिख करके नोट्स बनाया है। सिर्फ 20 से 21 क्लास में आपका पूरा, सिर्फ 20 क्लास आप मान के चलिए, 20 क्लास में मैंने फर्स्ट पेपर भी पूरा आपको खत्म कर दिया पढ़ा करके, और सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन पूरा लिखा पढ़ा के अपने हाथों से नोट्स बना करके आप लोगों के लिए वो भी खत्म कर दिया है। तो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का आप नोट बनाइए। हिंदी और सामाजिक अध्ययन विषय टारगेट टीचर जॉब चैनल पर प्रियंका मैम पढ़ा रही हैं और वह कंप्लीट कर चुकी हैं इन दोनों पेपर को। तो 4 पेपर आपके कंप्लीट हो गए। शांति शिक्षा प्रियंका मैम ने शुरू कर दिया, शांति शिक्षा आप वहां से पढ़िए। और टारगेट टीचर जॉब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रियंका मैम भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हैं, और जैसे मैं लिख करके पढ़ा रही हूँ वैसे वो भी लिख करके ही पढ़ा रही हैं। इसके अलावा साइंस आपका खत्म होने जा रहा है, एक चैप्टर के बाद आपका इंग्लिश विषय मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैथ की क्लासेस आपको मिल रही हैं, और आपको अब दोनों क्लासेस मैथ और इंग्लिश की क्लास रेगुलर मिलने वाली है, तो आप बिल्कुल परेशान ना रहें। और आपके एग्जाम के पहले ही आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं, और आपका ये पूरा चैप्टर इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग प्लीज सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप हर एक विषय का नोट्स बनाइए, हर एक विषय को पढ़िए। आपके सारे विषय पढ़ाए जा रहे हैं टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पर, तो आप सभी विषयों को अच्छे से पढ़िए, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते चलिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारित हो सकती है? लकड़ी की मेज, खुले स्थान पर रखी लोहे की छड़, स्टील की कुर्सी या तेल लेपित लोहे की छड़? तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सी धातु है जिस पर जंग लग सकता है? लकड़ी की मेज पर, लकड़ी तो कोई धातु है नहीं तो उस पर तो जंग लगेगा नहीं। स्टील की कुर्सी है, अगर स्टेनलेस स्टील की कुर्सी बनाई गई है तो मिश्र धातु से बनाई गई है। अभी आपने पढ़ा है कि स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, लोहे में क्रोमियम को मिला करके, तो स्टील में भी जंग नहीं लगती है। और अगर तेल से लेपित लोहे की छड़ है, अगर उसमें हमने तेल लगाया है तो क्या उस पर जंग लगेगी? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन बी जो है खुले स्थान पर रखी लोहे की छड़, इसी पर क्या होगा? जंग लगेगा, यही संचारित होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने पूरा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। और आपको पता है कि आपके साइंस में टोटल 7 चैप्टर हैं 4th सेमेस्टर में, तो 6 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया। अब केवल एक चैप्टर बचा है, उसको भी 2 वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगी, और आपका ये पूरा पेपर साइंस खत्म हो जा रहा है। और केवल आपको बस अब इंग्लिश पर फोकस करना है। शांति शिक्षा की क्लास तो प्रियंका मैम ले ही रही हैं,
तो रेगुलर आपको अब इंग्लिश की क्लास मिलेगी दोस्तों, और इंग्लिश की तैयारी भी हम बहुत बेहतर तरीके से कराने वाले हैं। और जैसे ही ये सारे विषय कंप्लीट होते हैं, आपको सीरीज भी कराना हम शुरू करा देंगे। राजन सीरीज, पवन सीरीज, सभी के क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाएंगे, और आप लोग की तैयारी हम बेहतर करवाएंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए, और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और आप लोग इस पर जरूर अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करके जाएंगे, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा और सभी वीडियोस को देखते रहिएगा। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आपको फोर्थ सेमेस्टर के सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय दोस्तों।